नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और ये सीरीज आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसी एनसीईआरटी के चैप्टर्स में से मैं आपको सीयूईटी के लिए और आपके एकेडमिक्स के एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 1.4 तक देख लिया था। अब हम लोग जो आगे देखने आज जा रहे हैं वो है आपका जमींदार रजिस्टर यानी 1.5। ठीक है, जमींदार रजिस्टर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपका एकेडमिक्स के लिए क्वेश्चन बनता है। वाई जमींदार रजिस्टर? ठीक है, ठीक है। यहाँ रजिस्टर का मतलब क्या है? यहाँ रजिस्टर का मतलब यह है कि आपने पहले वाले में देखा कि जमींदारियों का नीलामी होती चली जा रही थी, यानी ऑक्शनिंग होती चली जा रही थी। ये जो लगातार ऑक्शनिंग हो रही थी, इस ऑक्शनिंग को रोकने के लिए जमींदारों ने ब्रिटिश राज को कैसे रजिस्टर किया इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आपके 2 नंबर 4 नंबर के भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगर हम 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में सीधे पूछ लिया जाएगा कि वो सारे मेथड्स आप बताइए जिसके द्वारा जमींदार जमींदारी को रजिस्टर करते थे ब्रिटिश सरकार से। और अगर हम 4 नंबर में देखें तो 4 नंबर में पूरी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वर द रीजन। ठीक है, और रीजन क्या थी ये जमींदारी की लगातार ऑक्शनिंग के, और फिर इसी में रिलेट कर दिया जाएगा कि कैसे रजिस्टर किया करते थे। यानी जब बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें रीजन और रेमेडीज दोनों आपको बतानी पड़ेगी। और अगर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो या तो रीजन पूछ लिया जाएगा या आपको पूछ लिया जाएगा कि कैसे रजिस्टर किए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाते थे इन जमींदारों की वजह से कि ब्रिटिश राज नाकाम हो रही थी कि जो वसूली है उस वसूली को पूरी तरह से जमा किया जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जमींदारियां एक तरफ नीलाम होती चली जा रही थी लेकिन अभी भी गांव वाले एरिया में, ठीक है, जमींदारी बाकी थी। और रेवेन्यू की डिमांड इतनी ज्यादा हाई थी कि जमींदारों के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो जो है क्या कहते हैं रेवेन्यू को कलेक्ट करके जमा करें। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया है, सनसेट लॉ वगैरह हुआ करता था जिसमें अगर आपने एक निर्धारित दिन रेवेन्यू जमा नहीं किया तो आपकी जमींदारी गई। अब यहां पर सबसे बड़ा जो प्रेशर पड़ रहा था वो किस तरह से जमींदारी को सरवाइव किया जाए इसके लिए पड़ रहा था। और इसी सर्वाइवल के लिए नई स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही थी इन जमींदारों के द्वारा, राजाओं के द्वारा। क्या प्रैक्टिसेस थी, एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताता चलूंगा और आप अपनी कॉपी में नोट करते चले। नहीं अगर नोट करना चाहते तो वीडियो को 2 4 बार देखें। सबसे पहली जो चीज थी वो थी फिक्टिशियस सेल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिक्टिशियस सेल, फिक्टिशियस सेल में क्या हुआ करता है कि फिक्टिशियस सेल में ऐसा आप मान लीजिए कि बहुत सारी विधियां अपनाई। पहली विधि जो थी जिसमें राजा ऑफ वर्धमान भी इन्वॉल्व थे और वो ये था कि ट्रांसफर सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर। क्यों भाई, औरतों के नाम पे क्यों ट्रांसफर कर दी गई? क्योंकि उस समय कंपनी में किसी भी तरह का कोई रूल नहीं था कि जो वोमेन की प्रॉपर्टी है उसको छीन लिया जाए। तो आप पहला रीजन क्या बताएंगे? ट्रांसफरिंग ऑफ जमींदारी टू द वीमेन, चाहे वो अपनी पत्नी को दे दे चाहे वो अपनी मां को दे दे। ठीक है, तो पहला जो हथकंडा अपनाया गया, हथकंडा क्या अपनाया गया? ट्रांसफरिंग ऑफ जमींदारी टू अ वुमेन। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा क्या किया गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो किस तरह से ऑक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती थी। यहां मैनिपुलेशन का मतलब है कि ऑक्शनिंग हो रही है, बोली लगाई जा रही है। अब ये जो बोली लगातार लगाई जा रही है, ये बोली लगाने वाले कौन थे? भाई साहब, ये बोली लगाने वाले थे उसी जमींदार या राजा के आदमी। अंग्रेजों को क्या पता कौन खड़ा है भाई। अंग्रेज अधिकारी आया करते थे, अच्छा ट्रांसफरिंग अधिकारियों का हुआ करता था। तो आज पता चला वर्धमान में कोई दूसरा अधिकारी है,
एक दो महीने, 6 महीने बाद अगर फिर से ऑक्शनिंग हुई तो दूसरा अधिकारी है। तो यहाँ पर जो साधारण लोग हुआ करते थे, जमींदार के जो आदमी हुआ करते थे, उनको कोई नहीं पहचानता था। तो जमींदारी जब ऑक्शनिंग की जाती थी, तो यहाँ पर क्या किया जाता था? पहली बात तो, जमींदारी ऑक्शनिंग क्यों की जा रही है? क्योंकि जो अनपेड बैलेंस है वो दिया नहीं गया। भाई जमींदार को 100 रुपए मान लीजिए जमा करना है, जमींदार ने 80 रुपए जमा किए, 20 रुपए बकाया है। तो ये जो 20 रुपए बकाया है, ये अनपेड बैलेंस हो गया ना। अब अनपेड बैलेंस बहुत सारा है, और धीरे धीरे जमींदार ने कहा कि साहब आज दे देंगे, साहब कल दे देंगे। और इस तरह से ये जो जमा राशि हुआ करती थी और ये बकाया राशि हुआ करती थी, इनके बीच में अंतर बढ़ता गया। जमा कम होने लगा, बकाया ज्यादा होने लगा। और जब बकाया ज्यादा होने लगा तो क्या होता था? स्टेट का ऑक्शन कर दिया जाता था। और ऑक्शनिंग में बिड लगाने वाले कौन होते थे? जैसा मैंने आपको बताया, जमींदार से। तो दूसरा आप क्या रीजन लिखेंगे? दूसरा रीजन आराम से लिख देंगे कि जमींदारी को बचाने के लिए फिक्टिशियस ऑक्शन हुआ करते थे। पहला जो ऑक्शन हुआ करता था उसमें जमींदारी को बचाने के लिए क्या किया जाता था कि घर की लेडीज के नाम पर जमींदारी ट्रांसफर कर दी गई। अगर फिर भी काम नहीं बना, तो जब भैया जब ऑक्शन हो रहा है तो ऑक्शन में क्या करेंगे हम? ऑक्शन में अपने ही आदमी खड़े कर देंगे। अब आप पूछेंगे अपने आदमी खड़े करने का क्या मतलब? इसका मतलब मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है। सॉरी। इसमें क्या किया गया? तब जमींदार के आदमी तो आ, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं बोली लगाने के लिए। इसमें क्या होता था कि जमींदारी में जैसे ही बोली लगाई गई, अब जब मेन जमींदार ये खड़ा हुआ, इसके बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने बोली लगा दी कि भाई, सबसे ज्यादा इन्होंने बोली लगाई। इन्होंने कहा कि हम 500 रुपए अब हर महीने आपको वसूल करके देंगे। ठीक है। 500 रुपए बात तय हुई। अब ये जो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार कहती थी लाओ भाई 500 रुपए। अब 500 रुपए जिसने बोली लगाई वो कहता है साहब 500 रुपए तो मेरे पास नहीं है, नहीं, 300 रुपये ले लो। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऐसे समय में क्या हुआ करता था कि फिर से उस दिन का काम खत्म, फिर से क्या हो रहा है? फिर से जो बोली लगाई गई है वो राशि क्या हुई? अनपेड रह गई। अब जब अनपेड रह गई तो अंग्रेजों को ये लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, चलो फिर से क्या करते हैं? बोली लगाते हैं। और इस तरह से रिपीटेडली आप देखेंगे कि बोली लगाई जाती थी। बोली लगाई जाने के बाद जो पैसा निर्धारित किया जाता था वो पैसा ब्रिटिश सरकार को नहीं मिल रहा है। फिर बोली लगाई गई, फिर वही नौटंकी, फिर बोली लगाई गई, फिर वही नौटंकी। और ऐसे समय में क्या होता था कि जितने भी अंग्रेजी अधिकारी हैं या बोली लगाने वाले हैं, वो थक हार के बैठ जाते थे। वो ये कहते थे कि भैया अब हमसे बोली ना लगाई जाएगी। और अंग्रेज अधिकारी ये कहते थे कि बहुत बोली लगा चुके, इन लोगों का यही तमाशा रहता है। अब जब यही तमाशा रहता है तो क्या करो? तो करो ये कि जब जमींदारी ऑक्शन का पैसा नहीं आ रहा है, तो पुराना जमींदार जो था, भाई जिसकी जमींदारी नीलाम हो रही थी, उसी से कहा गया भैया अच्छा चलो 500 रुपया नहीं, तुम 400 रुपये में ही ले लो यार, लेकिन ले लो, अब हम दोबारा नहीं बोली लगवा पाएंगे, दोबारा हम ऑक्शन कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। तो इसी तरह से जमींदार के आदमी क्या करते थे? ऊंची बोली लगा के, हाई प्राइस बताकर वो अनपेड कर देते थे, और फाइनली ब्रिटिश सरकार को लो प्राइस में फिर से पुराने जमींदार को वो जमींदारी बेचनी पड़ जाती थी। तो ये एक पूरा मेथड हुआ। यानी पूरी तरह से उल्लू बनाया जा रहा था। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हर नियम का एक जुगाड़, उसकी काट जरूर बन जाती है। तो इस तरह से वहां भी काट हुआ करती। जमींदार किसी तरह से अपनी जमींदारी को बचाने में लगे थे। और ये सिलसिला एक और हमने देखा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा गया? सच ट्रांजेक्शन हैपेंड ऑन ए ग्रांड स्केल बिटवीन 1793। देखिए 1793 की ही अगर बात करें तो याद करिएगा, इसी समय परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ये आपके सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया।
एंड 1801 4 बिग जमींदार इंक्लूडिंग बर्दमान मेड बेनामी परचेज दैट कलेक्टिवली yielded एज मच एज 30 लाख। अब भाई ये बेनामी परचेज क्या होता है? बेनामी संपत्ति यानी कोई भी हैविंग नो नेम, ठीक है, बहुत सारी जमीन किसी और फर्जी नाम पे खरीद दी गई, खरीदने के बाद उसकी खरीद ली गई, उसके बाद उसकी खरीद फरोख्त हो रही, ये बेनामी संपत्तियां थी। बेनामी संपत्तियों की कीमत कितनी पहुंच गई थी? 30 लाख रुपए पहुंच गई थी। और आज से अगर 500 साल पहले की बात करें, 30 लाख रुपए तो बहुत हुआ करते थे। ऑफ द टोटल सेल ऑफ एट द ऑक्शन ओवर 15% वेर फिक्टिशियस। अब देखिए, बेनामी संपत्ति नाम है नहीं कोई, तो फिक्टिशियस हो गई, फर्जी हो गई, है ना। तो ये सारी हथकंडे अपनाए जाते थे कि जमींदार की जमींदारियां बची रहे। इसके अलावा तीसरा जो मेथड आ रहा है कि किस तरह से जमींदारी बचाई जा रही थी, तीसरे मेथड में आप क्या लिखेंगे? देखिए आगे लिखा हुआ है, देयर वेर अदर वेज। क्या अदर वेज हुआ करते थे? जमींदार सर्कमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पीपल फ्रॉम द आउटसाइड जमींदारी bought an estate at an auction, they could not always take possession। भैया मान लीजिए अंग्रेजों ने कहा अच्छा यार ये जमींदार बेकार हो गया है, इसको नहीं बेचेंगे, ये बार बार इसी तरह से फिक्टिशियस ऑक्शन, सॉरी, ऑक्शनिंग के बाद जो है अपनी कम दाम पर जमींदारी खरीद लेता है, तो बाहर से लोगों को बुलाओ। अब जमींदार, इसके पास तो भाई पावर है ना, इसके पास क्या है? लठियाल है। लठियाल का मतलब द पर्सन हु पजेस दलाल लाठी। बाहर का आदमी आ रहा है, जमींदार के जो लठियाल हैं, जो एजेंट हैं, उन्होंने क्या कर दिया? बाहर वाले आदमी पर दय लाठी दनादन दनादन। अब बेचारा बाहर वाला आदमी अपनी जान बचाएगा कि जमींदारी को वापस लेने आएगा? तो चौथा जो प्लान हुआ करता था कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, आउटसाइडर अगर आ रहा है, तो आउटसाइडर को डरा धमका के मार पीट के भगा दो। जब मार पीट के भगा दिया, बाहर वाला कोई आया नहीं, फिर से जमींदार की जमींदारी वापस उसके पास। इसके बाद अगर कोई अच्छा जमींदार है जो अपने किसानों, अपनी रैयत के लिए कुछ अच्छा करता है, और किसी वजह से उसने अपनी जमींदारी की जो रकम थी वो, या जो जो लगान था वो अगर जमा नहीं कर पाया, ऐसे समय में अगर ब्रिटिश राज उसकी जमींदारी को नीलाम करता था, तो जमींदार के जो प्रजा हुआ करती थी, वो जमींदार के प्रति चूंकि लॉयल हुआ करती थी, इसलिए क्योंकि जमींदार उनकी मदद करता था, वो प्रजा क्या करती थी? इन सारे लोगों को, जो बाहर आने वाले लोग हैं या ब्रिटिश अधिकारी हैं, ठीक है, इनको मार के भगा देती। तो पांचवा कारण क्या लिखेंगे? कि ऐसे सारे जमींदार, ऑल दो जमींदार हु हैड अ लॉयल प्रजा, हु हैड अ लॉयल सब्जेक्ट, दे ऑल्सो रजिस्टर्ड टू नॉट फॉर द ऑक्शनिंग। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक रेवेन्यू की, आप कह सकते हो तो सबमिशन था, रेवेन्यू का डिपोजिशन था, वो रेवेन्यू का डिपोजिशन धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। मतलब बकाया राशि इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप समझ लीजिए कि वो ब्रिटिश राज के लिए एक तरह से सिरदर्द हो गई। यहां पर हम ये देखते हैं कि शुरुआत में जमींदारी में जिन लोगों ने कष्ट उठाया, जिन लोगों ने किसी तरह से अपनी जमींदारी, ठीक है, बचाई रखी, इवन प्राइसेस बहुत कम थे उसके बावजूद भी, 1790 के आते आते ये जमींदार फिर से पावर में आ जाते हैं। लेकिन आगे कुछ सालों में जब हम देखते हैं कि 1930 का जो है, जब ग्रेट डिप्रेशन होता है, तो जमींदारी की जो स्थिति है वो काफी खराब हो जाती है। और ऐसे समय में जोतेदार, भाई जोतेदार कौन? जो गांव में रहा करता था। जोतेदार कौन? जो रिच फार्मर हुआ करता था। ठीक है, जोतेदार कौन? जो इन जमींदारों के प्रति एक तरह से रजिस्ट करते थे, ताकि ये जबरन लगान वसूल ना कर पाए। ठीक है, तो जोतेदारों की स्थिति मजबूत होती गई और वहीं जमींदार की स्थिति कमजोर होती गई। तो 5 कारण हमने आपको बताए कि किस तरह से, किस किस तरह से क्या क्या हथकंडे अपनाकर जो जमींदार हुआ करता था वो अपनी जमींदारी को बचा लेता था। फिर से जमींदारी जो उसके उससे जाने वाली थी, वो फिर से किसी ना किसी तरह से उसके पास बची रह जाती थी। ठीक है, तो ये हुआ इस 1.5 का पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे 1.6 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिफ्थ रिपोर्ट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एकेडमिक्स की फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी, पांचवी रिपोर्ट। ठीक है, पांचवी रिपोर्ट। अब सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, 1813 में पेश की गई। यहां पर मैं आपको एक और बता दे रहा हूं, 1813 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन के लिए एक एक्ट बनाया गया था, और वो एक्ट था चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आगे जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे क्या है। एक्चुअली ये फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये तीन महत्वपूर्ण प्रोविंस थे, और हर प्रोविंस के अपने एक गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, हालांकि 1773 में बंगाल के गवर्नर को हेड गवर्नर यानी गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और पहला गवर्नर जनरल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो 1813 में ये जो रिपोर्ट पेश की गई, क्योंकि जब से 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया कि आप ईस्ट इंडीज की तरफ जाके व्यापार करिए, और जब 1760 के बाद, देखिए मैं पूरा आपको एक जस्ट बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक लगवा दूंगा। 1764 के बाद, 1764 में दोस्तों क्या हुआ था, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर में जैसे अंग्रेज जीतते हैं, बंगाल का जो रेवेन्यू है, जो डिप्लोमेटिक पावर है, वो किसके पास आ जाती है, ब्रिटिश राज के पास आ जाती है। और तभी से ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आंख लगाई हुई थी कि ये करती क्या है। ठीक है, और किसी के पास अगर पैसा नहीं है, उसको अचानक पैसा मिल जाए तो उसके हो जाते हैं दिमाग खराब, उस बहुत सारे उसके अंदर भ्रष्ट भावनाएं आने लगती, भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाते हैं। यानी ज्यादा धन भ्रष्टाचार का परिचायक है, अगर आप सही से नहीं रहते हैं, अगर आपके अंदर मोरलिटी नहीं है। और व्यापारियों के अंदर तो कौन सी मोरलिटी। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी केसेस हुए करप्शन को लेकर, ठीक है, दूसरी चीज जमींदारी को लेकर, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम को लेकर, उन सारी चीजों का जो चिट्ठा हुआ करता था, वो जिस रिपोर्ट में लिखा गया दोस्तों, उसी रिपोर्ट का नाम है फिफ्थ रिपोर्ट। शॉर्ट आंसर से लेकर लॉन्ग आंसर तक सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। और ये जो फिफ्थ रिपोर्ट थी, जैसा मैंने बताया, 1813 में आई थी, और 1002 पेजेस की ये रिपोर्ट हुआ करती, जिसमें से 800 पेज किस चीज से रिलेटेड थे, जमींदार और रैयत। अब जमींदार क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इनकी ऑक्शनिंग की शिकायतें होंगी, इनके अनपेड रेवेन्यू की शिकायतें होंगी, ठीक है, फिक्टिशियस सेल की शिकायतें होंगी, ये सारी चीजें। और रैयत बेचारा क्या करे, रैयत क्या करेगा, रैयत हाई डिमांड ऑफ टैक्स, हाई डिमांड ऑफ टैक्स, जमींदार ने जबरदस्ती उसका खेत छीन लिया, इससे रिलेटेड। ठीक है, रैयत बेचारा क्या करे, रैयत तो एक ऐसा आदमी था जो अपने ही खेत पर थोड़े समय बाद मजदूर बन गया था। कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉस थे, कुछ जमींदार जबरदस्ती उससे रेवेन्यू वसूला करते थे, क्योंकि इन जमींदारों को चमचागिरी भी तो करनी थी। तो रैयत से लेकर, जमींदार से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर की जो शिकायतें थी, जो क्रियाकलाप थे, वो किस में लिखे गए थे, इसी फिफ्थ रिपोर्ट में लिखे गए थे। ठीक है, और इसमें आप देखिए, जमींदार और रैयत से रिलेटेड तो थी, साथ साथ रिपोर्ट्स ऑफ द कलेक्टर फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, statistical tables on revenue returns, and notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras written by the official। मैंने बताया ना, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे,
यही तीन मेन प्रोविंस थे। इनके हालात कौन से, इकोनॉमिक हालात, सोश सोशल हालात, ठीक है, पॉलिटिकल हालात, इन सारी चीजों का चिट्ठा फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा रहता था। और पूरे 1000 से 1000 लगभग 1000 पेजों में 800 से ज्यादा पेज इन्हीं सारे मतलब इंडिया से ही रिलेटेड थे पूरे। और ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण थी कि ब्रिटिश संसद में भयंकर बहस हुआ करती थी, डिस्कशन हुआ करता था कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है, इस तरह से शासन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी मानो अपनी ही जेब भर रही है। तो इस तरह से ब्रिटिश संसद में बहस भी हुआ करती थी इसी रिपोर्ट को लेकर। और इसीलिए आपके एग्जाम के दृष्टि से ये, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, और चाहे आपका एकेडमिक्स हो, ये फिफ्थ रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही थी, और इंग्लैंड में इसकी चर्चाएं हो रही थी। वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे बढ़ने में हम ये देखते हैं कि जब ये रिपोर्टें, इनकी बहस हुआ करती थी, तो जब बहस हुआ करती थी तो भाई बहस में एक तो भाई लीड कर रही है जो गवर्नमेंट, वो होगी, दूसरी कौन सी होगी, अपोजिशन होगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था, क्या मानना था, कि these group wanted a revocation of royal charter that gave the company this monopoly, कि भारत से जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी मोनोपोली व्यापार में खत्म होनी चाहिए, और भी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि 1813 में ये जो मोनोपोली थी, ओके, 1813 में मोनोपोली खत्म करने की वार्निंग दे दी गई थी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीज था, एज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड अ शेयर इन द इंडिया ट्रेड, एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ ब्रिटेन वर कीन टू ओपन अप द इंडिया मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ही सालों में, मान लीजिए जिसके पास 100 रुपए भी नहीं थे, उसके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो जहाँ जहाँ की कंपनी है वहां के लोग भी तो ये चाहेंगे, भैया ऐसा क्या इन लोगों को मिल गया। तो सारे लोग आंखें फाड़े किसकी तरफ देखा करते थे, इंडिया की तरफ देखा करते थे, ट्रेडर्स इंडिया की तरफ, ताकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल को इकट्ठा करें और ज्यादा से ज्यादा दाम पर रेडीमेड चीजें दूसरी जगह बेचें। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो थे, वो ये चाहते थे कि ईस्टर्न कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाए तो हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, हर आदमी मुनाफा कमाना चाहता था, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा मुनाफा कमा ही लिया था। Many political groups argued that the conquest of Bengal was benefiting only East India Company but not the British nation as whole। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी तो रिच हो गई है, लेकिन उसका कुछ भी हमें ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन के अपलिफ्टमेंट के लिए या इसके डेवलपमेंट के लिए सिंगल पेनी भी नहीं मिल रही है। तो इनका मानना था ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली की खत्म किया जाए। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी मिस रूल एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द hotly debated in Britain, and incident of the greed and corruption of the company official were widely publicized in the press। इसी फिफ्थ रिपोर्ट, भाई बहुत सारी चीजें होती है ना, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को मीडिया को भी दे देते थे। तो मीडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की करप्शन की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी भाई। तो फिफ्थ रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि इंडिया से रिलेटेड जितना भी माल एडमिनिस्ट्रेशन था, जितनी भी आप ब्रिटिश की जो है ऑपरेसिव पॉलिसी थी, जमींदारों की जो है स्थिति थी, रैयत की स्थिति थी, ये सारी स्थिति, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी चीजें थी, वो सारी चीजें इस जो है आपके फिफ्थ रिपोर्ट में लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे देखिए लिखा हुआ है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट passed a series of act in the late 18th century। ठीक है, अब ये कौन कौन से एक्ट थे। सबसे पहले इसमें एक्ट जो आया, बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1773 में आया। उसके बाद लगातार चार्टर एक्ट आए। ठीक है, चार्टर एक्ट आया आपका 1793, 1813, 1833 और 1853, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
हाँ, इनके बीच में एक और एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, वो 1784 में आया था। लगातार एक्ट पे एक्ट लगाए जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालने की कोशिश की जा रही है, उसके उसके माल एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायतों को खत्म करने के लिए लगातार एक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारे एक्ट लिखे गए। देखिए ये सारे एक्ट आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन इस पे वीडियो बनाऊंगा कि इस एक्ट में क्या सारी चीजें हुई, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो फाइनली देखिए, द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन such report, produced by a select committee, it became the basis of intense parliamentary debate on the nature of the East India Company कंपनीज रूल इन इंडिया। यानी इस रिपोर्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का असली चेहरा ब्रिटेन के सामने रख दिया था, इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट थी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हुई। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो चीजें दी गई हैं वो घुमा फिरा के यही लिखा गया है कि फिफ्थ रिपोर्ट में क्या सारी चीजें थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब फिफ्थ रिपोर्ट इतनी ज्यादा पॉपुलर थी और बाद में बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे जो है जर्नलिस्ट जब बंगाल गए, तो उन्होंने बंगाल के पुराने जो जमींदारों के रिकॉर्ड हुआ करते थे, रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट के जो जिला है उसमें जो गैजेट वगैरह रखे थे, वहां से कॉलोनियल रूल बंगाल में किस तरह से हावी था, किस तरह से वहां माल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, किस तरह से जो है ऑपरेसिव पॉलिसी यूज की जाती थी, रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था, इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। और फिफ्थ रिपोर्ट में क्या कहा गया, जो ट्रेडिशनल जमींदारी पावर थी, ठीक है, उसके बारे में कहा गया, और खासकर इसके जमींदार सिस्टम कितना प्रभावशाली था, और धीरे धीरे जमींदारी का सूर्य किस तरह से अस्त हुआ, डूब गया, इसके बारे में भी चीजें लिखी गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।